हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट। और आज की रेगुलेशंस नंबर 153 है, जो कि स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशंस को हम लोग कवर करेंगे। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशंस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि वेंटिलेशन क्या होता है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो डोंट वरी, आई एम हियर। मैं हूं ना शाहरुख खान, मैं हूं ना। ओके, सपोज डैट आप अपनी मकान बना रहे हो, घर बना रहे हो, ठीक है। और चारों तरफ आपने दीवार करा, फिर छत की ढलाई करा, एग्जैक्ट। ओके, अगर उस पीरियड में आप खिड़की रखते हैं तो विंडो रखते हैं तो बेस्ट है। अदरवाइज हम लोग छत से जस्ट नीचे, यानी कि फ्लोर पे, सरफेस नॉट फ्लोर पे, जस्ट वेंटिलेटर के लिए स्पेस छोड़ा जाता है ना, वेंटिलेटर के लिए। और वो वेंटिलेटर क्या करता है? हवा का क्या मूवमेंट, हवा का मूवमेंट करवाता है, जिससे क्या होता है, हवा का मूवमेंट रहे तो आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट में जो भी गैसेस शरीर को चाहिए वो मिलते रहे। बेसिकली क्या गैसेस चाहिए? इनहेल हम लोग क्या करते हैं? अगर आप ओपन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो बताइए, इनहेल हम लोग क्या करते हैं एज ए बायो स्टूडेंट, या फिर आप 8, 9, 10 भी बायोलॉजी पढ़े हैं तो आपको पता होगा लंग्स हमारा क्या मांगता है, लंग्स में क्या जाती है। तो बेसिकली अगर आप नन टेक के बंदे हैं तो बताएंगे डेफिनेटली कि सर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है। बट अगर आप डिग्री वो होल्डर है, एज ए इंजीनियर है, तो आपकी आंसर क्या होगी? मिक्सचर ऑफ गैसेस इनहेल करते हैं सर। सिर्फ वातावरण में हवा नहीं है, हवा के साथ साथ नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर मिक्सचर्स ऑफ गैसेस है। तो हम जो इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो सिर्फ ऑक्सीजन सांस नहीं लेते हैं, पूरी हवा अंदर जाती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस अंदर जाती है, जिससे कि हमारा एक बॉडी ऐसी सिस्टम्स या फिर रेस्पिरेशन सिस्टम ऐसी बनाई गई है एज ए नेचुरल या फिर परमात्मा ने, कि मिक्सचर ऑफ गैसेस को फिल्टर करते करते हमें लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचाती है। ओके, इनहेल तो हम लोग सब कर रहे हैं, बट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि सारे गैसेस को सेपरेट करके बाहर भेजती है, और ऑक्सीजन, जिसे मीन्स ऑक्सीजन जो लंग्स को जरूरत होती है, ऑक्सीजन वो इनहेल करती है। ओके, एंड और ऐसा भी नहीं है कि हमारे बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल होती है, किसी नस में या फिर समथिंग कुछ बॉडी में CO2 को भी जाना बहुत जरूरी होता है। ओके, खैर एनीवेज हम लोग आते हैं अब अपनी टॉपिक में। वेंटिलेशंस इसलिए करते हैं ताकि प्रॉपर हवा मेंटेन रहे, और हवा मेंटेन रहने के कारण ये मत समझिए कि हमें जरूरत है, जरूरत तो है ही है, साथ में हवा क्या इंप्रूव करता है? हवा आपको एज ए एनर्जी देता है, एनर्जेटिक बॉडी बनाता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, ठीक है, और जिम में बहुत सारे बंदे भी हैं, तो एक अजीब टाइप के एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और आप कोई भी सेट मार रहे हैं या पुशअप या बेंच प्रेस समथिंग कुछ कर रहे हैं, तो एट ए टाइम आपको लगेगा कि भाई
नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है। और सडनली आप जिम से आउट होते, थोड़ी बहुत शुद्ध हवा या ऑक्सीजन मिलती है, तब आपको रियलाइज कीजिएगा कि बॉडी में एनर्जी आती है, एनर्जी आती है। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। तो हवा भी हमें वर्किंग के लिए एनर्जी देती है, सिर्फ जिंदा रखने या सांस छोड़ने या लेने के लिए नहीं। हवा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये मैंने एक्सपेरिमेंट करा है, दैट्स वाई बातें रखा हूँ। ओके, तो माइंस में जैसे ही अंडरग्राउंड जाते हैं तो जियोथर्मल ऑटोमेटिक 0.1 डिग्री बढ़ते जाती है। और कितना डीप में? 4 डीप में। 4 डीप अगर आप नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ते जाती है। थर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं, जियो थर्मल ग्रेडियंट, ये जियो थर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर हम 4 से 6 मीटर डीप जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जियो थर्मल ग्रेडियंट बढ़ता है। ओके, तो हम लोग एटलीस्ट 200 मीटर नीचे जा रहे, 300 मीटर डीप जा रहे, तो ऑटोमेटिक हीटिंग ज़्यादा, एनवायरनमेंट वहाँ चेंज होती है और एनर्जी भी प्रॉपर बनाए रखने के लिए हम लोग वेंटिलेशंस करते हैं। वेंटिलेशंस का एग्जैक्ट हिंदी में क्या हम लोग वर्ड है वेंटिलेशंस के लिए? हवा का प्रसार, हवा का प्रसार नहीं। वेंटिलेशंस के लिए एग्जैक्ट हिंदी क्या बोला जा सकता है? वातानुकूल, नहीं। एनीवेज, जो भी है आप देख लेना। बट वेंटिलेशंस को हम लोग मैक्सिमम वेंटिलेशंस ही सब कोई बोलता है। ओके, आज की रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर आप माइनिंग कर रहे हो और कोई भी बंदा जिसे माइनिंग का भी नॉलेज नहीं है, वो भी आपसे क्वेश्चन राइज कर देगा कि बताइए कि अंडरग्राउंड में कितने प्रकार के गैस पाए जाते हैं। और आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड सेमेस्टर में हो, थर्ड ईयर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो, उससे मैटर नहीं करता। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज आपको रखना होगा। कोई भी बंदा, अगर आप अपने इंटरव्यू कहीं भी या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो कि मैं डिप्लोमा इन माइनिंग कर रहा हूँ, बीटेक इन माइनिंग कर रहा हूँ, और कोई बंदा पूछ दे तो बताइए अंडरग्राउंड में कितने तरह के गैस पाए जाते हैं, और आप जवाब नहीं दे पाए तो फिर आपकी इंसल्ट है, माइनिंग करना छोड़ दीजिए। तो एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं बेसिकली 1 महीना क्लास किया था अपने कॉलेज में, और क्या कि बस स्टॉपेज, यानी कि बस तो अवेलेबल होता था बस, बट बस पास हमारे पास नहीं रहता था। तो एक दोस्त है हमारा सचिन पाठक, काफ़ी कमाल का है, अभी भी है और अभी भी बहुत सपोर्ट करता है। फाइनेंशियली दिक्कत होती है तो हट्टा खट्टा है, स्मार्ट बॉय है सचिन पाठक। तो बस पास उसके पास रहता था, तो उसी के बस के पास से मैं कभी कभी, प्रतिदिन नहीं बट मैक्सिमम उसके पास से यूज़ करके मैं अपने स्टॉपेज तक जाता था। और जिस दिन बस यूज़ नहीं हो पाया उस दिन हमें लिफ्ट लेनी होती है, क्योंकि उधर का गाड़ी का सिस्टम बहुत ख़राब था। मतलब गांव देहात में है कॉलेज, और उस प्लेस पे होना भी चाहिए जहाँ शांत माहौल हो, तो लिफ्ट होना चाहिए। तो लिफ्ट के दरमियान एक बंदे ने पूछ दिया कि क्या कर रहे हो, कहाँ पढ़ते हो, बताया तो बताओ हमें कि कितने प्रकार के गैस पाए जाते हैं अंडरग्राउंड में। यार मैंने बोला कि सर अभी तो मैं जस्ट एंट्री ही किया हूँ माइनिंग में, कहाँ से बता पाऊँगा। तो थोड़ी बहुत सुनाने लगे, भाई तुम माइनिंग के स्टूडेंट हो और माइनिंग कर रहे हो, कम से कम सीनियर से या किसी से भी समथिंग तो पूछना चाहिए था ना, क्या होता है माइनिंग क्या नहीं। 1 महीने हो गए तुम्हारे, इंसल्ट लगा। बोले ठीक है सर कोई बात नहीं। फिर
किताबें देखा, हाँ 9 प्रकार के गैस पाए जाते हैं। ओके, डीजीएमएस का फुल फॉर्म भी मेरे से पूछा गया था, तो एटलीस्ट क्लास अटेंड किया था तो डीजीएमएस का मैं अच्छे से बता दिया था। बंदा था सीसीएल में ही, सीसीएल बढ़िया डी माइंस का बंदा था। एनीवे चलते हैं रेगुलेशंस में। रेगुलेशंस में जाने से पहले आपको माइंस के अंडरग्राउंड के कितने टाइप के गैसेस होते हैं ये आपको जानना होगा, और इसकी क्लासेस में वेंटिलेशंस में ले चुका हूँ, या फिर गैस टेस्टिंग की क्लासेस में शायद 2 लेक्चर्स हुए हैं, उसको जाके आप देख लें। अगर फिर भी थोड़ी बहुत मैं रिमेम्बर करवा देता हूँ कि माइंस में ओपन एनवायरनमेंट, यानी कि ओपन एनवायरनमेंट में क्या क्या गैस है, नाइट्रोजन है, CO2 है, सॉरी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और रेयर केस में CO2 है। ओपन एनवायरनमेंट में 3 तरह के गैस है, बाकी अदर मिक्सेस 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। ओके, बट माइंस में ओपन एनवायरनमेंट के अलावा 9 प्रकार के गैस पाए जाते हैं। फायर डैम, स्टिंग डैम, जो ब्लैक डैम, व्हाइट डैम, जोब स्टिक, नाइट्रोजन, सल्फर और H2O या H2SS। ओके, तो इस तरह के सारे प्रकार के गैस, 9 प्रकार के गैस पाए जाते हैं। एक बार फिर से थोड़ा मैं भी रिवीजन कर लेता हूँ। पहला फायर डैम, फायर डैम CH4 को बोलते हैं, यानी कि मीथेन, जिसमें थोड़ी सी भी चिंगारी मिल गई तो माइंस पूरी ब्लास्ट। ब्लैक डैम CO2 एंड N2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2। उसके बाद व्हाइट डैम, व्हाइट डैम मीन्स खूनी गैस, हिंदी में इसको खूनी गैस बोलते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही खतरनाक गैसेस है, आप अगर इनहेल भी कर लो तो आपको पता नहीं चलेगा और सडनली आपकी, और अगर आपको एग्जाम्पल में देखना है तो बहुत सारे ऐसे कहानी आप सुने होंगे कि कोई बंदा हीटर चालू किया, हीटर अपने रूम पे, और वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं था, होगा भी तो थोड़ा सा वेंटिलेशन का सिस्टम था, और दरवाजे खिड़की सारे क्लोज थे। हीटर क्या हुआ, हीटर जब जलता है ना तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज करता है। कोई भी चीज़ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जलती है, और उसी प्लेस में जलते जलते कार्बन डाइऑक्साइड और एनवायरनमेंट में जो भी गैसेस है रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड एक रूम में बना, और सुबह उसको पता चला कि इनहेल हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड और एक्सपोर्ट डेट हो गया। एक फ्रेंड है हमारा, सेम चीज, सेम मैटर, सेम केस हुआ था, बट एनीवेज जिसे जाना है उसे तो कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद नाइट्रोफ्यूमेंस, नाइट्रोफ्यूमेंस मीन्स नाइट्रोजन से लेके, यानी कि N सीरीज का सारा गैसेस आएंगे इसमें। स्टिक डैम्स, यानी कि H2S, जिसको पोचा गैस बोलते हैं। गंधक गैस के लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बोलते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन, जॉब स्टिक, और आफ्टर डैम। आफ्टर डैम मतलब आफ्टर ब्लास्ट डैम होता है, ब्लास्टिंग के बाद जो भी गैसेस बनती है उसको आफ्टर डैम बोलते हैं। ओके, तो ये 9 प्रकार के गैसेस पाए जाते हैं। अब हमारी कौन सी क्लास में, LH क्लास, यानी कि गैस टेस्टिंग क्लास में वेंटिलेशंस को लेके चल रही थी क्लासेस, वहां जाके आप अटेंड करके देख सकते हैं। एक्चुअली मन थोड़ा उदास है, बहुत है, मतलब क्या बोलूं मैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। रेगुलेशंस 153 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट थोड़ा मन नहीं होने के कारण, एक्साइटमेंट से मैं डील नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर डील नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम दो मेरे को, थोड़ा
और व्यू भी तो नहीं आते हैं, व्यू भी लगभग साल भर होने को है हमारी चैनल या फिर क्लासेस को स्टार्टिंग किए हुए 8-9 महीने तो हो ही गए होंगे, और 8-9 महीने में अभी तक 1K भी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, और ना तो वीडियो में व्यू आते हैं। तो फिर जो मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरे को अब थोड़ा खराब क्या, मैं समझ रहा हूँ कि ये बेकार मैं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। जहाँ मैं रिवीजन 5 या 10 मिनट या फिर आधा घंटा में कर लेता हूँ, वहाँ मुझे 2 घंटे लग जाते हैं आप सभी के बीच रिवीजन करते हुए। तो क्यों मैं अपना 2 घंटे बर्बाद करूँ भाई। एटलीस्ट आप सभी को भी सोचना होगा कि अगर हमारी लेक्चर्स अच्छी लग रही है तो भाई थोड़ा शेयर करो, थोड़ा लोगों को दिखाओ यार, थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं अपने माइनिंग ट्रेड या माइनिंग बंदे को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए कहो भाई। मैंने देखा है कि जहाँ पैसे लगते हैं वहाँ बहुत लाइक और सब्सक्राइबर और समथिंग है, बहुत सारे एग्जांपल है, मैं तो बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लेक्चर्स उतनी इम्पोर्टेंस नहीं ले पा रहा जितना कि हो सकता है आप उसे अच्छा लग रहे हो, क्योंकि आपने उसके लिए पेड अमाउंट दिया, पैसे दिए हैं उनको, इसलिए आप उन पे मन लगा के उनके लेक्चर्स को देख रहे हो। आपने यहाँ पे पेड अमाउंट नहीं करा है, डेट्स वाई आपको इंटरेस्ट भी नहीं आता होगा, और लेक्चर्स को समझना चाहते भी होंगे बट नहीं समझते होंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में सब चीज़ मिल जाता है ना, कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने लगता है ना, तो रियलिटी में उसकी कदर नहीं होती है। अगर 2-4 और वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं भी अपने करियर पे ही फोकस करूंगा। बट कभी कभी वो पुअर फैमिली वाले बंदे से थोड़ा कंसेप्ट, यानी कि अपनी आर्थिक स्थिति में हमारी भी पुअर फैमिली कंडीशंस है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े, तो वो सारे मेमोरीज जब याद होती है ना, तब थोड़ा लगता है कि नहीं भाई, हो सकता है कि कुछ गरीब बंदे या फिर पुअर क्लास फैमिली के बंदे होंगे जो हमारे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं और अपनी करियर को संवारने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो कभी कभी लगता है कि नहीं चलो अपने लिए नहीं सही, लेकिन उनके लिए कर लेते हैं। बट वैसे बंदे भी तो भाई कम से कम लाइक शेयर और कुछ कमेंट तो करें कि हाँ भाई मैं पुअर फैमिली से हूँ, आपकी क्लास और आपकी लेक्चर्स हमें अच्छी लगती है, प्लीज़ कंटिन्यू रखें। लाइक कमेंट भी नहीं आते हैं। 2-4 बंदे हैं जो अच्छे हैं, फ़ोन भी करते हैं, रेगुलर हालचाल लेते भी हैं, समस्या होती है। एनीवेज, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशंस, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी जाती है कि स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशंस में जितने प्रावधान हैं वो सारे ओनर, एजेंट और मैनेजर तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि जितने भी प्रावधान हैं स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशंस में, जितने भी क्लाउज है वो सारे के सारे फुलफिलमेंट होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए, ओके, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वेंटिलेशंस क्यों करते हैं, फॉर द डाइल्यूट ऑफ गैसेस को डाइल्यूट करने के लिए, और टेक्निकली वर्ड में और क्या बोलेंगे, टेक्निकली क्लियर अवे है या अवेक है, अवे स्मोक। और एक और पॉइंट है, क्या है, स्टीम एंड डस्ट टू डाइल्यूट, क्लियर अवे स्मोक, स्टीम
एंड डस्ट पीटीसी। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग वेंटिलेशन करते हैं एज ए टेक्निकल वर्ड में। एंड इनफ्लेमेबल ऑफ नॉक्सियस गैस रेंडर देन दी हार्मफुल कंटेनिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन के लिए भी हम लोग वेंटिलेशन करते हैं, सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद इनफ्लेमेबल गैस को हटाने के लिए भी, तो इसका सेंटेंस क्या अपन लिखा हुआ है, टू डाइल्यूट द गैसेस दैट आर इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस। डाइल्यूट द गैसेस दैट आर इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस, यानी कि इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस जहरीली गैस और ज्वलनशील गैस को हम लोग डाइल्यूट करने के लिए ही ऑक्सीजन करते हैं, वेंटिलेशन करते हैं। ओके, अब ये वेंटिलेशन हो गया। अच्छा, अब प्रावधान क्या है ये चलते हैं। प्रावधान, सबसे पहला प्रावधान है 153 की, कि किसी भी माइंस में जिसमें लार्जेस्ट शिफ्ट जो चल रही है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शिफ्ट जो चल रही है, उसमें हवा कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर प्रति मीटर क्यूब पर पर्सन। ओके, 6 मीटर प्रति मीटर क्यूब पर पर्सन। ये 6 मीटर क्यूब पर मिनट, सॉरी 6 मीटर क्यूब पर मिनट। इसको 3 ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, पर मिनट पर पर्सन। ओके, ये ऐसे दे दिया इसलिए दिक्कत हो रहा है क्या, 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन हवा पहुंचनी चाहिए सबसे लार्जेस्ट शिफ्ट में। ओके, यही है ना, नॉट लेस देन दी 6 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एयर person employed in the district on the largest shift, and not less than the 2.5 meter cube per minute of air per ton daily output। एक डाटा तो ये हो गया 6 मीटर प्रति मिनट, और दूसरा डाटा नॉट लेस देन, इसमें क्या है, नॉट लेस देन है, नॉट लेस देन, ये इसमें भी नॉट लेस देन, not less than 2.5 meter cube per minute in largest productions। यही है ना, per minute of air per ton, per minute of air per ton, per ton of daily output of daily output। इसका मतलब आप समझ रहे क्या कह रहे हैं। पहला क्लाउज कह रहा है कि अंडरग्राउंड माइंस में वेंटिलेशन का पहला क्लाउज है कि 6 मीटर क्यूब पर मिनट, 6 मीटर क्यूब पर मिनट हवा होनी चाहिए, किसमें, किसी शिफ्ट में जिसमें सबसे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हो, यानी कि लार्जेस्ट शिफ्ट में 6 मीटर क्यूब पर मिनट। और उसी में एक बात और कर रही है कि नॉट लेस देन 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट, 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ द एयर पर टन प्रोड्यूस ऑफ कोयल, या फिर ओबी। नॉट लेस देन दी 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एयर पर टन्स ऑफ डेली आउटपुट। आउटपुट क्या हो रहा है, आउटपुट कोयल या ओबी, सिंपल। तो ये पहला क्लाउज कह रहा है कि
कोई भी बंदा के लिए 6 मीटर क्यूब पहुंचना चाहिए। एक बंदा के लिए अगर 250 बंदे काम कर रहे हैं तो 250 इंटू 6 करना होगा मीटर क्यूब। ओके, अच्छा इसके बाद सेकेंड क्लाउज क्या है? सेकेंड क्लाउज है कि किसी भी जगह पे ऑक्सीजन नॉट लेस देन दी 19% से कम नहीं होनी चाहिए। क्या? ऑक्सीजन। ओके, और नॉट ग्रेटर देन दी कितना? CO2 2.5 मीटर क्यूब या समथिंग है, 0.5%। अच्छा, at every place mine where persons are required to work or pass, the air does not contain less than 90% of oxygen, ठीक है, and not more than 0.5% of कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा क्लाउज है 0.5% से ज़्यादा CO2 नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन। ओके, एक क्लाउज नॉट लेस देन 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन ऑफ लार्जेस्ट शिफ्ट में, और इसी में नॉट लेस देन दी 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एयर पर टन्स ऑफ द डेली आउटपुट। दूसरा क्लाउज 19% से कभी भी माइंस में ऑक्सीजन कम नहीं होनी चाहिए, और 0.5% कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी किसी प्लेस में माइंस में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन दी 0.5% ऑफ CO2। अच्छा, इन्फ्लेमेबल गैस जनरल बॉडी ऑफ एयर, GBA में इन्फ्लेमेबल गैस तीसरा क्लाउज है। GBA में जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.75% ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन, ये डो नॉट एग्जिट 0.75% ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस। यानी कि इन्फ्लेमेबल गैस हमें किनको बोलते हैं? मीथेन को। CH3 0.75% से ज़्यादा एग्जिट नहीं होना चाहिए, ये पहला। इसी में एक और क्लाउज है रिटर्निंग एयरवेज में, यानी कि ये तो जनरल बॉडी ऑफ द रिटर्न एयरवे हो गया, और एनी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, ओके, एंड 1.25 ऑफ एनी प्लेस इन द माइंड। ओके, तो ये कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस डज नॉट एक्सीड 0.75 इन द जनरल बॉडी ऑफ द एयर रिटर्न एयर, जनरल बॉडी ऑफ द रिटर्न एयर ऑफ द वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, एंड 1.25 इन एनी प्लेस इन द माइंड। अच्छा, तो ये कह रहा है कि जनरल बॉडी ऑफ द एयर इन रिटर्निंग एयरवेज में, रिटर्निंग एयरवे को क्या, इनटेक आउटटेक में 0.75 से इन्फ्लेमेबल गैस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और माइंस में GBA में कहीं भी 1.75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही है ना? सॉरी, 1.25 इन एनी प्लेस, 1.25 इन एनी प्लेस। तीसरा क्लाउज क्या है? रिटर्निंग GBA में 0.75% से इन्फ्लेमेबल गैस एग्जिट नहीं होनी चाहिए, और एट एनी प्लेस 1.25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके भाई, मज़ा नहीं आ रहा इस पढ़ाने में, और मैं भी बहुत डाटा बोल रहा हूँ। लगभग 8-9 महीने हो गए ये वेंटिलेशंस को मैं देखा नहीं, काफ़ी ज़्यादा डाटा था, काफ़ी कम डाटा है, और मैं भूल रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से रिवीजन करना स्टार्ट करना होगा।
अच्छा, इसके बाद एक और डाटा है, नेक्स्ट क्लास क्या है कि वेट बल्ब टेम्परेचर, WBT, वेट बल्ब टेम्परेचर किसी भी जगह पे 30 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में 30 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा जो वेंटिलेशन का सिस्टम है 1 मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। 30 पॉइंट, अरे यार सब डाटा मैं बोल रहा हूँ, 33 डिग्री पॉइंट 5, ये 33.5 डिग्री सेल्सियस और ये 30.5 डिग्री सेल्सियस। वन मीटर पर सेकेंड, नॉट स्पीड नॉट लेस देन दी 1 मीटर पर सेकेंड, नॉट लेस देन दी 1 मीटर पर सेकेंड। यह सब डाटा मैं भूल रहा हूँ, वीडियो को डिलीट कर दो क्या। नॉट लेस देन दी 1 मीटर पर सेकेंड। हाँ, और चौथा क्लास है कि वेट बल्ब टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन द केस 30.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो उस केस में आपको जो एयर वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फॉलो होनी चाहिए। ओके। अच्छा, ये GPA क्या होता है? GPA जनरल बॉडी ऑफ एयर बोला जाता है, यानी कि जनरल बॉडी ऑफ एयर। ओके, ये डाटा है। और एयर मेजरमेंट हम लोग 30 डेज में करते हैं। ये डाटा है एयर सैंपलिंग एंड टेम्परेचर। तो कुछ भी दिक्कत हो तो रीजनल इंस्पेक्टर को। मन नहीं लग रहा पढ़ने, पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। काफी ज्यादा वीडियो भी लंबी चली गई है। कोई नहीं, कल इसको फिर से हम लोग कर लेंगे, कल इसको फिर से अच्छे से डील करेंगे। आज जैसे तैसे हो गया, चलिए। ओके, तो चलिए रेगुलेशंस 153 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशंस की क्लाउजेस देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान है। पहला प्रावधान, इट शॉल बी ड्यूटी ऑफ द ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइंस टू टेक सच स्टेप आर नेसेसरीज to constantly provide in all parts of the mine below ground which are not sealed off adequate ventilations to clear away smoke, steam and dust, to dilute gases the inflammable gas or noxious so as to render them the harmless, to provide air containing sufficient oxygen and prevent the such excessive rise of temperature or humidity which may be harmful to the health of the persons। मतलब कहता है कि ये वेंटिलेशंस, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशंस जो भी क्लाउजेस है वो क्लाउजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज की जाती है मेंटेन रखने के लिए, क्लाउजेस को मेंटेन रखने के लिए ओनर एजेंट और मैनेजर। और ऐसा क्यों करते, ताकि डाइल्यूट ऑफ गैसेस हो जाए इसलिए, और प्रॉपर दिखाई दे, मतलब स्मोक को भी डाइल्यूट करने के लिए और फिर इन्फ्लेमेबल गैस को भी डाइल्यूट करने के लिए और ऑक्सीजन भेजने के लिए वेंटिलेशन, ताकि लोगों में कोई ऐसी हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल डिजीज ना हो और प्रॉपर एनर्जी मिलते रहे। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर एजेंट और मैनेजर की होती है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट में क्लाउजेस लिखा गया है, फॉर द पर्पस ऑफ securing adequate ventilations as specified in sub-regulations 1 the owner agent और मैनेजर, ओनर एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एडिक्वेट वेंटिलेशंस होनी चाहिए। एडिक्वेट वेंटिलेशंस में इन एवरी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में नॉट लेस देन दी 6 मीटर पर मिनट ऑफ एयर पर पर्सन एम्प्लॉय इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लार्जेस्ट शिफ्ट। मतलब कह रहा है कि 6 मीटर
पर मिनट पर पर्सन लार्जर शिफ्ट में मेंटेन करनी है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसी में लिखा गया है, दूसरा डाटा, और नॉट लेस देन दी 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एयर पर्सन पर टन ऑफ डेली आउटपुट। ओके, नॉट लेस देन दी 2.5 meter cube per minute of air per ton of daily output, whichever is larger passes along the last ventilation connections in the district, which may be in by low most gallery in district along with their air passes। और जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होगा वही आपको मेंटेन करके चलना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, एट एवरी प्लेस इन द माइन वेयर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क और पास द एयर डज नॉट कंटेन लेस देन 90% ऑफ ऑक्सीजन और नॉट और मोर देन 0.5 कर, क्या लिखा है यार, नोट छोड़ दिया क्या। एट एवरी प्लेस इन द माइन वेयर persons are required to work or pass the air does not contain less than 90% or more than 0.5% of the carbon dioxide or any noxious gases quantities likely health to permission। हाँ, दूसरा ये है कि किसी भी जगह पे 19% से ऑक्सीजन कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 19% ऑक्सीजन। कहाँ जहाँ आदमी काम कर रहे हो या फिर क्रॉस कर रहे हो या कहीं भी माइंस में। ओके, और 0.5% से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद सी पॉइंट कहता है द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस डज नॉट एक्सीड 0.75 in the general body of written air or of any ventilation district and 1.25 place in any mine। मतलब the percentage of inflammable gases, मीथेन का भी जो भी मीथेन का जो गैस होता है वो किसी भी प्लेस में does not exist जनरल बॉडी ऑफ, किसी भी प्लेस में नहीं, जनरल बॉडी ऑफ द एयर रिटर्न एयर ऑफ एनी वेंटिलेशन। ये आप बात समझ रहे हो, 0.5% इन्फ्लेमेबल गैस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे, जनरल बॉडी ऑफ द रिटर्न एयर ऑफ एनी वेंटिलेशंस। इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, ये जो है ना 0.75% ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस, ये रिटर्निंग एयरवेज में नहीं होनी चाहिए। मान लो ये माइनस पिलर है, आज जैसे तैसे कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास इसको फिर से रिविजन करेंगे अच्छे से। ओके, आज मन भी नहीं कर रहा था। अब लोग व्यू करो, व्यू आ ही नहीं रही है, सब्सक्राइब हो ही नहीं रहे, ये इनटेक हो गया। ठीक है, अब ये घूम फिर के पूरी माइंड को हवा दे के इधर से रिटर्निंग कर रही है, आउटटेक तो इसकी बात कर रही है। ये जो रास्ता है रिटर्न रिटर्निंग एयर। ओके, ये जो रास्ता है रिटर्निंग एयर में किसी भी प्लेस में 0.75% ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस से एग्जिट नहीं होनी चाहिए। ओके, और GBA इसका फुल फॉर्म बताया था ना, जनरल बॉडी ऑफ एयर, जनरल बॉडी ऑफ रिटर्निंग एयर। ओके, तो उसके बाद वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, हाँ ठीक है, एंड 1.25 इन एनी प्लेस इन द माइन। और किसी भी प्लेस में अगर हम यहाँ खड़े हैं तो 1.25 एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर यहाँ भी खड़े हैं तो 1.25, यहाँ भी खड़े हैं तो 1.25 से एग्जिट नहीं होनी चाहिए, 1.25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन्फ्लेमेबल गैस। ओके, उसके बाद द वेट बल्ब टेम्परेचर इन दी एनी वर्किंग प्लेस डज नॉट एक्सिड 33.5 डिग्री सेल्सियस and where the wet bulb temperature exceeds 30.5 degrees Celsius, arrangements are made in the ventilation system of the current air removing at a speed not less than the 1 meter per
पर सेकेंड। अच्छा, और कह रहा है कि किसी भी जगह पे एट एनी वर्किंग प्लेस जहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन द केस 30.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो हमें वैसे अरेंजमेंट करना है जिसमें कि एयर वेलोसिटी हमारा क्या है, नॉट लेस देन दी 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से होनी चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके बाद लास्ट क्लॉज है ई कि फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस मीन्स नियमावली या नियम बोल सकते हो। फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन क्लॉज BCD ऑफ दिस रेगुलेशंस, एयर सैंपल एंड टेम्परेचर रीडिंग शॉल बी टेकन एट लीस्ट एवरी 30 days एंड द रिजल्ट शॉल बी रिकॉर्डेड। हाँ, जितने भी क्लाउज है ये सब इनकी एग्जामिन करना है एट 30 days और BP में भी मेंटेन करना है। ओके, साइन भी होगा। प्रोवाइडिंग द माइन एनी पार्ट ऑफ द स्पेशल कंडीशन एग्जिट द चीफ इंस्पेक्टर में भी ऑर्डर रीडर ही में भी। हाँ, किसी भी कंडीशंस में ये प्रावधान पूरी नहीं हो पा रही है तो चीफ इंस्पेक्टर से आप अनुमति लेके उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे। अच्छा, इसके बाद लिखा है इन एवरी माइंस वेंटिलेशन स्पेसिफाइड सब रेगुलेशन टू सोल बी प्रोड्यूस बाय सुटेबल मैकेनिकल वेंटिलेशंस। हाँ, जो भी वेंटिलेशंस का सिस्टम है वो MMV होने चाहिए। मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी कि बहुत बड़ा जो पंखा होता है ना, कितने डिस्टेंस पे होता है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे MMV लगाई जाती है पंखा, बताया था ना यार, 30.5 मीटर डिस्टेंस। अब सारे डाटा में भूल रहा हूँ। अच्छा, 30.5 मीटर डिस्टेंस और एक माउथ से दूसरे माउथ 10 मीटर से 10 मीटर। हाँ ठीक है, 30 ये MMV लगी होनी चाहिए और MMV ही सारे को वेंटिलेट करेगा। अच्छा, if with respect of any mine or part thereof regional inspector is the opinion of the ventilations is not adequate, he may be ordered required to maintain the ventilation if अच्छा, और भी किसी भी तरह का त्रुटि पाई जाती है तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस हमारे लिए खड़ा रहेंगे और उन्हीं को सारी चीज सूचना देते हुए सारे वेंटिलेशन को ओके रखना है। इन द केस अगर उनकी ओपिनियन अगर खराब है कि भाई यहाँ ये होना चाहिए वहाँ, तो फॉलो करना होगा भाई। ओके, नेक्स्ट रेगुलेशन 154। जैसे तैसे आज की क्लास हो गई, इसके लिए हम थोड़ी आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो नेक्स्ट क्लास इसी को फिर से रिवीजन करेंगे और अच्छे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। आज मन भी अपसेट था, ऊपर से लाइक व्यू सब्सक्राइब नहीं आ रहे। अब आज रियलाइज हो रहा है कि मैंने 8 महीने बेकार मेहनत करा इसमें। तो ओके, आप समझ रहे हो। थैंक यू।